चाणक्य को उनका मौका मिल गया था। उन्होंने अपना भेष बदला और उन रसोइयों की टोली में शामिल होकर महल के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन राज दरबार तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंदर एक द्वार पर खड़े कुछ सैनिकों ने सबसे आगे चल रहे रसोइये को रोककर पूछा, कितने लोग हैं आज? उसने जवाब दिया, आज भी 10 लोग हैं। ये सुन एक सैनिक ने गिनती शुरू कर दी कि तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हुआ। उन्हें जल्दी उपाय ढूंढना था, नहीं तो वो पकड़े जाते। जिस तीव्रता से उनका दिमाग चल रहा था, उसी तेजी से उनकी नजरें भी घूम रही थी। इधर सैनिकों की गिनती 6 तक पहुंच चुकी थी कि तभी चाणक्य की नजर सामने रखे फूलदान पे पड़ी और उन्होंने चालाकी से उस फूलदान को गिरा दिया। ये देख कतार में खड़े रसोइये उस फूलदान को उठाने के लिए एक साथ झुंड में हो गए। सैनिक की गिनती बीच में ही रुक गई और इसी मौके का फायदा उठा चाणक्य ने वहां से अपना रास्ता बदल लिया और निकल गए राज दरबार की खोज में। वो एक जगह रुक वापस अपने भेष में आ गए और कुछ ही देर में वो राज दरबार के अंदर थे। लेकिन ये क्या? राज दरबार में कोई राजसभा नहीं, बल्कि बाहर से आई सुंदर स्त्रियों का नृत्य चल रहा था। धनानंद नशे में चूर नृत्य का आनंद ले रहा था। अचानक उसकी नजर मैली धोती पहने ब्राह्मण पर पड़ी और वो गुस्से में बोला, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? नृत्य रुक गया। चाणक्य ने अपने हाथ जोड़ बड़े ही शांत भाव से कहा, प्रणाम महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूँ। धनानंद को चाणक्य का यूं आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा शांत करते हुए थोड़ा नरम भाव से कहा, प्रणाम आचार्य, पर ऐसी क्या वजह थी जो आप बिना बताए अंदर आ गए? चाणक्य बोले, मैंने द्वारपाल को संदेश दिया था। लेकिन तभी उनकी बात को काटते हुए धनानंद ने कहा, तो अगर द्वारपाल ना बोलेगा तो आप ऐसे बिना बताए चोरों की तरह अंदर चले आएंगे? कहाँ गई आपकी शिक्षा? चाणक्य गंभीर भाव से बोले, इस अपराध के लिए क्षमा महाराज, लेकिन मेरा आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक था। धनानंद ने अपने आसन पे ही बैठे हुए कहा, ऐसी भी क्या बात करनी है आपको जो आप थोड़ी प्रतीक्षा भी नहीं कर सके? हम भी तो जरूरी काम कर रहे हैं। आपका भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मणों को नहीं मारते, वरना अब तक ये शीश धरती पर होता। ये कहते हुए राजा धनानंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब जब आपने इतना साहस दिखा ही दिया है तो बताइए, क्या बात करनी है आपको? चाणक्य चिंतित भाव से बोले, गांधार के राजा आंबी ने मैसिडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। उसको रोकने के लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा और मैं इसी विषय पर चर्चा करने आया हूं महाराज। तभी धनानंद ने चाणक्य को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, आपको चर्चा करनी है ना, तो यहाँ पास आइए, पास में आकर कीजिए चर्चा। चाणक्य असमंजस में थे, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन कर पहुंच गए उनके पास। चाणक्य के पास आते ही धनानंद ने कहा, अपने घुटनों पे बैठ जाइए। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया, क्योंकि उस समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी। वो अपना स्वाभिमान त्याग वहीं घुटनों के बल बैठ गए। वो बैठे ही थे कि धनानंद ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, ये है तेरी औकात। अब तू मुझे सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाना है, कैसे सुरक्षा करनी है। अब तू बताएगा मुझे कि अपने राज्य का विस्तार कैसे करना है। तो कौड़ी का शिक्षक है तू, चुपचाप अपना काम कर। युद्ध के बारे में सोचना और लड़ने का काम हमारा है, समझा?
यह सुनते ही चाणक्य बोले, क्षमा महाराज, मेरी शिक्षा ने मुझे यही सीख दी थी कि ये राज्य जितना आपका है उतना ही हम सबका। मैं तो अपना कर्तव्य समझ आपसे मदद मांगने आया था। केवल आप ही हैं जो सिकंदर को रोकने का सामर्थ्य रखते हैं। धनानंद गुस्से में खड़ा होकर जा, हमें अपने सामर्थ्य का ज्ञान है और जब सिकंदर मगध पर आक्रमण की सोचेगा तो हम उससे निपट लेंगे। सीमा सुरक्षा राज्य का नहीं, सैनिक का कार्य है। अब इससे पहले कि हम भूल जाए कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से आए थे उसी गति से बाहर निकल जाओ। चाणक्य ये अपमान सह नहीं पाए और धनानंद की आंखों में आंखें डाल बोले, निकल जाऊंगा महाराज, परंतु अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे होते तो एक ब्राह्मण को तक्षशिला से चलकर यहां आना नहीं पड़ता। राजा का कर्तव्य दुर्बलों की रक्षा करना है, ना कि उन पर अत्याचार करना। और मगध की दशा देख मुझे इतना आभास तो हो गया है कि हम शीघ्र ही संपूर्ण भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे बैठेंगे। यह सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया और सैनिकों को आवाज लगाते हुए कहा, ब्राह्मणों का मान सम्मान इस चोटी में होता है ना? इस दरिद्र ब्राह्मण को उसकी चोटी से खींचते हुए बाहर ले जाओ। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और चाणक्य को चोटी से खींचते हुए द्वार की तरफ ले जाने लगे। द्वार तक पहुंचने से पहले ही चाणक्य ने उन सबको एक जोर का धक्का दिया, जिससे वो सैनिक लड़खड़ाकर गिर गए। अब चाणक्य ने अपनी शिखा खोलनी शुरू की और गुस्से में उबलते हुए धनानंद की तरफ बढ़ते हुए गर्जना की, धनानंद, मुझसे भूल हो गई कि मैं तुझ जैसे पापी से ये उम्मीद लगा बैठा कि तू बचाएगा इस देश को। एक शिक्षक, एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है तूने, तो इस शिखा की सौगंध मैं, चड़क पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, आज ये प्रण लेता हूं कि जब तक तेरा और तेरे इस नंदवंश का सर्वनाश कर मगध की राजगद्दी पे एक योग्य राजा न बिठा दूं, मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा। ये बोल चाणक्य वहां से तेजी से निकल गए। धनानंद उनकी बात सुन गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अगर यह ब्राह्मण फिर से इस राज्य के आसपास भी दिखा तो इसका सर कलम करके बीच बाजार में लटका देना। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसी दिन मगध छोड़ दिया और अब उनके जीवन का लक्ष्य था एक अच्छे राजा का चुनाव करना, जो दयालु हो, पराक्रमी हो, जो प्रजा के हित के बारे में सोचे और एक अखंड भारत का निर्माण करे।